हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। जितने भी 2011 से 2024 तक क्वेश्चन है सभी हम आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाएंगे। और आप सभी के जो स्कोर है ये भी आप सभी का अच्छा होगा। और इस बार आप सभी का एसएसटी पेपर 2 जो है ये भी आप सभी इसमें पास कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया। क्यों बना है ये बताना है। तो कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बिल्कुल सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए, बी और सी यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि मगध की सफलता का कारण क्या है, तो कारण भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोहे के फाल हैं, लोहे के फाल वाले हलों के प्रयोग के कारण, हलों के प्रयोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों ए और आर को पढ़े, सही विकल्प को चुने। यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया है, बिल्कुल सही है। कथन आर है कि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था, किसके लिए होता था। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 पॉइंट आपके सही होंगे। पहला क्या है, कूड़ेदान के रूप में, दूसरा है नाली के रूप में। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी और डी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, क्यों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि धातु सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। और ये सिक्के कितने सालों तक चले हैं, तो करीब 500 साल तक चले हैं। करीब 500 सालों तक सिक्के चले हैं। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा क्या। तो क्या देखना होगा, हड्डियों की संरचना देखना होगा, या कंकालों के साथ मिले आभूषण, या कंकालों के आकार, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने वाले बर्तन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है केवल और केवल ए सही होगा। हड्डियों की संरचना से आप बता सकते हैं कि कब्र में जो कंकाल है वो किसके हैं। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी क्या। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, इसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, दोनों धर्मों में क्या है, तो केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। यदि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाए कि बौद्ध और जैन धर्म में समानता क्या है, तो समानता यह है जो घर त्याग कर पाएगा वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, किसके बने होते थे, तो ये लकड़ी के बने होते थे। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट क्या थे, तो वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है। ये जैन स्थापत्य का उदाहरण है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जैन स्थापत्य के।
नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो 13वां बृहत शिलालेख है। 13वां बृहत शिलालेख, सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण हुए हैं जिनमें क्रमागत नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके सीटेड पेपर में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। चंद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेंट्रो लिखा है यहाँ पे, सेंट्रो कोट्स के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट का दूसरा आंसर सही होगा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, अमित्र घात के नाम से। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी कहे या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट का दूसरा सही है, दूसरे का तीसरा सही है, तीसरे का पहला सही है और चौथे का चौथा सही है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर के जगह पर मिले हैं। कहां पर मिले हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगह को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो ये तीनों माध्यम हो जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से माध्यम है? घोड़े की सवारी है, ऊंट की सवारी है और यहाँ पर पैदल। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। इसमें आप सभी को सही विकल्प बताना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य की बात की गई है और ये प्रथम साम्राज्य क्या होगा? मौर्य साम्राज्य। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहली बार उपदेश सारनाथ में दिया था। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मौर्य शासनकाल में। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी किसकी? तो शिल्पकार और व्यापारियों के संघ थे। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे बौद्ध के बारे में है, तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब गृह त्याग किया था बौद्ध ने, तो अपना सर कहां पर मुड़वाया था? अनोमा नदी के तट पर। अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाया था, अनोमा नदी के तट पर। भिक्षुओं का कौन सा वस्त्र धारण किया था? तो ये कासाय वस्त्र था, कासाय वस्त्र धारण किया था, वस्त्र धारण किया था। इसके बाद में ये कितने वर्षों तक ज्ञान की खोज के लिए भटकते रहे हैं? तो 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज के लिए भटकते रहे हैं, ज्ञान की खोज के लिए। इसके बाद में है जो घटना है और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? जो घटना है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो जन्म है इसका प्रतीक क्या है? तो कमल, इसका प्रतीक है कमल और सांड, कमल और सांड है। दूसरा गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष, ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष। इसके बाद में है निर्वाण का प्रतीक क्या है? निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप, मृत्यु का प्रतीक क्या है?
स्तूप। तो ये 5 से 6 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप सभी लोग इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म में आप लोगों को पता है कि संघ में स्त्रियों का जो प्रवेश है ये वर्जित था, लेकिन प्रथम महिला भिक्षु कौन थी जिन्हें संघ में प्रवेश दिया गया है? तो इनकी मौसी, महात्मा बुद्ध की मौसी गौतमी को संघ में प्रवेश मिला है और ये पहली भिक्षु बौद्ध थे। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, ये पूछा जाए तो क्या होगा? प्रिय शिष्य कौन था? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आनंद। प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। एक क्वेश्चन आप सभी का अशोक के धम्म के बारे में पूछा गया है, अशोक के धम्म के विषय में पूछा गया है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अशोक ने दूसरा और 7वां जो स्तंभ लेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में, 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धम्म क्या है? साधुता है। धम्म क्या है? साधुता है। और क्या है? बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य है, कल्याणकारी कार्य। मृदुता, मृदुता। दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, मधुरता दूसरों के प्रति, मधुरता दूसरों के प्रति। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दया दान, दया दान। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अशोक के धम्म के बारे में जो है, इसमें देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। देवता व पूजा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, पूजा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये क्वेश्चन आपका यही जुलाई 2024 में पूछा गया है, आवश्यकता नहीं थी। और इसके बाद में यहाँ पर जो अशोक के धम्म है ये किस प्रकार का समन्वय है? तो ये यहाँ पर नैतिक विचारों का समन्वय हो जाएगा, नैतिक विचारों का समन्वय। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या अशोक ने शिलालेख खुदवाए हैं? अशोक ने अनेक शिलालेख खुदवाए हैं, अनेक शिलालेख खुदवाए हैं। किसने खुदवाए हैं? अशोक ने। अशोक ने अनेक शिलालेख खुदवाए हैं। अशोक के बारे में तो 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की है, बोध गया की यात्रा की है अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में। और अभिषेक के 20वें वर्ष, अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गए। और जब लुम्बिनी ग्राम गए थे तो कर से मुक्त कर दिया, लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया, कर मुक्त कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, इन सभी को हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा मिली है ईरान से। प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा मिली है ईरान से, ईरानी शासक दास प्रथम से, ईरानी शासक दास प्रथम से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद में है अशोक के जो शिलालेख है ये किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ग्रीक लिपि है, ग्रीक लिपि है, और आरमेइक लिपि है, और आरमेइक लिपि है, आरमेइक लिपि है। और जो अशोक के शिलालेख है इनको 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? शिलालेख है, पहला भाग है शिलालेख। दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग है स्तंभ लेख,
दूसरा भाग है स्तंभ लेख, तीसरा भाग है गुहा लेख, तीसरा भाग है गुहा लेख। इन 3 लेखों में अभिलेख बटे हुए हैं, विभाजित किया गया है। और अशोक के जो शिलालेख की पहचान है कब की गई है, तो ये पहचान की गई है 1750 ईस्वी में। और ये पहचान किसने की थी? अशोक के शिलालेख की पहचान फैन थैलर ने की है। और इसको पढ़ा किसने है? तो प्रिंसेप ने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है कब? 1837 में। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो रुम्मीदेई का स्तंभ है, रुम्मीदेई स्तंभ है। और कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख। तो ये अशोक के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल के बारे में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मौर्य काल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है शुंग वंश। सबसे पहले यहाँ पर शुंग वंश, और जो यहाँ पर शासन समय है वो क्या है? 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व है। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व का समय है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की है? शुंग वंश की स्थापना किसने की है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ये बृहद्रथ थे। इनकी हत्या किसने की है? तो इनके सेनापति ने की थी। जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे, इनके सेनापति थे पुष्यमित्र, सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की है। और ये स्थापना कब की है? तो 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पुष्यमित्र शुंग की जो उपलब्धि का वर्णन है किसमें मिलता है? तो उपलब्धि का जो वर्णन है पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धि का जो वर्णन है किसमें मिलता है? अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख में वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण धर्म का उपासक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उपासक किसका है? उपासक है ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म का उपासक है। और इसका संरक्षक है, किसका? ब्राह्मण धर्म का, ठीक है। उपासक एवं संरक्षक किसका है? ब्राह्मण धर्म का। मनुस्मृति जो है किस काल की रचना है? मनुस्मृति किस काल की रचना है? शुंग काल की रचना है। मनुस्मृति शुंग काल की रचना है, ध्यान रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। और इनके पुरोहित कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे पतंजलि, पुरोहित थे पतंजलि। और पतंजलि की रचना कौन सी है? किस पुस्तक की रचना की है? तो महाभाष्य की, महाभाष्य की रचना की है। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे देवभूति। अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। देवभूत की हत्या किसने की है? देवभूत की हत्या की है सचिव वासुदेव ने। सचिव वासुदेव ने हत्या की है देवभूत की। और हत्या करके 75 ईसा पूर्व में, 75 ईसा पूर्व में कृष्ण राजवंश की स्थापना की है। किसने की है? सचिव वासुदेव ने। कृष्ण
राजवंश की स्थापना की है? राजवंश की स्थापना किसने की है? सचिव वासुदेव ने। कृष्ण राजवंश या कण्व वंश की नींव डाली है? कब? तो यहाँ पर 75 ईसा पूर्व में। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। देवभूत की हत्या किसने की है? सचिव वासुदेव ने की है। और सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कृष्ण राजवंश की नींव डाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।